नमस्कार। आप सभी का एस्ट्रो पाठशाला में हार्दिक अभिनंदन और आभार। आज मैं आ रहे आप सबके समक्ष लाया हूं फिर एक ऐसा इंटरव्यू एक महान शख्सियत का जो कि ज्योतिष की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम है। आज हमारे साथ मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिर्विद श्री दीपक जैन जी। स्वागत है सर आपका, हार्दिक हार्दिक आभार। प्रणाम आर्य जी। एस्ट्रो गुरु दीपक जैन की तरफ से आपको, एस्ट्रो पाठशाला को और सभी दर्शकों को प्रणाम। अभी तक हमने जो बात की वो सूर्य से लेकर शनि तक के ग्रहों की बात की। आज हम राहु के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आप कहे तो मैं शुरू करूं? जी सर। बेसिकली हमारी जनता को, जो हमारे दर्शक हैं, उनको ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक लगता है कि राहु राहु है क्या। जी। राहु छाया है, जी राहु बिल्कुल। ग्रह है, क्योंकि राहु के इर्द गिर्द सारी दुनिया है। कलयुग में जिसका राज है वो राहु है। तो आज आप इस पे प्लीज बिल्कुल थोड़ा सर। प्रकाश डालें। बिल्कुल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह की उत्पत्ति के बारे में करीबन जो भी एक धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान है उन सभी ने सुना हुआ है कि समुद्र मंथन के टाइम में जिस राक्षस ने देवता का रूप धारण करके देवताओं की लाइन में बैठ गए थे, वहां पर विष्णु भगवान ने मोहिनी के रूप में उनको जब अमृत परोसना किया तब उन्हें पता चला। और विष्णु ने अपना रूप धारण करके और चक्र से उनके दो भाग कर दिए, जिसमें सिर का भाग राहु कहलाया और धड़ के नीचे का भाग केतु कहलाया। राहु की माता सिंहिका कही जाती है। सिंहिका के पुत्र राहु काफी बलवान और बलशाली माने जाते हैं, परंतु राहु का बेज एक जैसे कि राक्षस गण के होने के वजह से उनका जो भी दिमाग, जो भी कोई शक्तियां है, वो सारी नेगेटिव प्रभाव वाली ज्यादा है। उनके अंदर जो शक्ति है, उनके अंदर जो ताकत है, वो इतने प्रभावशाली है कि वो सूर्य और चंद्र के बीच में आके उनको ग्रहण तक लगा देते हैं। सूर्य और चंद्र को परम शत्रु मानते हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्र ने ही इशारा किया था कि ये देवता नहीं राक्षस है। तभी से राहु और केतु दोनों सूर्य और चंद्र को अपना परम शत्रु मान के जब जब भी उनसे दृष्टि युति या तो साथ में बैठते हैं, तब उसमें ग्रहण लगा देते हैं। और कुंडली में जब भी राहु सूर्य या राहु चंद्र की युति होती है, तब वो ग्रहण योग ही कहलाता है। तो अब हम जानेंगे काल पुरुष की कुंडली के अनुसार जो प्रथम भाव में राहु चलता है, तो वहां से लेके 12 राशियों में राहु का क्या क्या प्रभाव होता है। यदि जो राहु प्रथम भाव में बैठता है तो जातक नेगेटिव नेचर वाला होता है, परंतु प्रभावशाली होता है। ऐसा जातक सूर्य के समान तेज, बलशाली और बुद्धिशाली होता है। वो किसी भी तरह की राजनीति करने में पीछे नहीं हटता, पूरा स्वार्थी होता है। अपना काम निकालने के अंदर वो किसी भी हद तक जा सकता है, वो भी हम कह सकते हैं। राहु यदि जो लग्न इसमें बैठा है, और लग्न में राहु बैठने से व्यक्ति को नास्तिक भी बना देता है। उसको मंदिर, देव देवी, देवता, इन सब के प्रति नफरत सी होती है, और वो अपने आप को खुद ही सर्वस्व समझने लगते हैं। इस वजह से कभी आप उनको कुछ ज्ञान की बातें भी करो तो आपसे दूर चले जाते हैं या आपको नीचे भी गिरा देते हैं। उसमें भी उनको कोई तरह की दिक्कत या समस्या का महसूस सामना नहीं होता है। राहु का ये प्रभाव, लग्नेश में राहु व्यक्ति के जातक के खुद के लिए काफी अच्छा है, परंतु यहाँ पे बैठा राहु उसके अलावा किसी के भी लिए सही नहीं माना जाता। क्योंकि ये व्यक्ति खुद के लिए ही सोच रखता है। खुद का काम जहां पर सिद्ध हुआ, वहां पर दोस्त, और सिद्ध होते ही वहां से अलग निकल जाता है। द्वितीय स्थान में बैठा राहु मनुष्य को झूठ बोलना, वाणी के अंदर कठोरता, नीच भाषा का प्रयोग करना, अपने परिवार के साथ झगड़ा करना, परिवार के सभी सदस्यों से अलग, और परिवार के सदस्यों में कहीं भी तालमेल देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे बैठा राहु व्यक्ति को उस हद तक नीचे गिरा देता है कि वो पैसों के भाव में होने से पैसों के लिए वो कैसा भी कार्य करने को तैयार हो जाता है। यहाँ पे बैठे राहु की दृष्टि अष्टम स्थान पे गिरने से ऐसे व्यक्ति को इंटरनल बीमारी भी होने की शक्यता, संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। तीसरे स्थान में बैठा राहु मनुष्य को महापराक्रमी बनाता है। यहाँ पे बैठा राहु भाई बहन से थोड़ी सी असहमति दिखाता है, लेकिन बाकी हम दूसरी चीजों से देखने जाए तो तीसरे भाव में बैठा राहु काफी शुभ फल प्रदान होता है। त्रिक स्थान में बैठा राहु अशुभ फल प्रदान नहीं करता। यहाँ पे बैठा राहु मनुष्य को काफी हद तक अच्छी प्रोग्रेस देता है और जीवन में तरक्की की ओर बहुत आगे बढ़ाता है। यहाँ पे बैठा राहु महापराक्रमी कह सकते हो। यहाँ पे बैठा राहु पुलिस के, आर्मी के या सिक्योरिटी ऑफिसर के, बड़े बड़े लोगों के देखने को मिल सकता है।
ऐसे राहु वाले व्यक्ति को आप कहीं भी लड़ाई झगड़े या जहां पर भी हिम्मत का काम हो वहां पे आप ले जाते हो तो वो किसी से भी डरता नहीं है और अपना काम आसानी से निकाल लेता है। चतुर्थ में बैठा राहु माता को कष्ट देता है, मिल्कत में प्रॉब्लम देता है, परंतु मनुष्य व्यवसाय ज्यादा कर सकता है, ऐसा यहाँ से कह सकते हैं। चतुर्थ में बैठा राहु आपके हार्ट की भी समस्या खड़ी करता है। चतुर्थ में बैठा राहु माता से अनबन रखता है, माता को बीमार रखता है, आपके सुख और सुविधाओं में भी कमी लाता है। परंतु यही राहु यहाँ पर शुक्र राशि के घर का हो यानी कि वृषभ तुला या तो बुध बुध राशि के घर का हो यानी कि मिथुन और कन्या राशि का हो तो ये आपको काफी अच्छी संपत्ति तो देता है लेकिन माता से संबंध सही नहीं रखता। पंचम स्थान में बैठा राहु जातक के संतानों को जिद्दी स्वभाव का बनाता है, जातक को खुद को मंद बुद्धि बनाता है, उसकी बुद्धि भ्रमित रहती है, वो उचित डिसीजन उचित समय पे कर नहीं पाते हैं, जिस वजह से कई बार वो जीवन में पीछे भी हट जाते हैं। यहाँ पे बैठे राहु को मंद बुद्धिगत जातक माना जाता है। उसकी जो बुद्धि और विद्या का दायरा होना चाहिए वो काफी कम होता है, पढ़ाई में विघ्न देता है। छठे स्थान में बैठा राहु मनुष्य को हर तरह से जीत दिलवाता है, हर तरह से आगे बढ़ाता है, परंतु यहाँ पे बैठा राहु थोड़े से उदर के रोगों की शिकायत भी देता है। यहाँ पे बैठा राहु जातक को खुद के पर्सनल देखा जाए तो काफी मान सम्मान और अजात शत्रु तो जरूर बनाता है, परंतु उदर रोगों के साथ में ये कर्जे का योग भी आपको जरूर बनाता है। यहाँ पे छठे स्थान में बैठे राहु को यदि जो कर्जा देते हैं तो वापस आना भी मुश्किल होता है क्योंकि उसका सामना करना भी उसके हाथ में नहीं रहता है। सप्तम स्थान में बैठा राहु काफी अशुभ माना जाता है। यहाँ का राहु पत्नी स्थान में और विवाह स्थान में होने से मनुष्य के एक से अधिक विवाह कराने के योग भी बनाता है। पत्नी के साथ के संबंध व्यवहार सुमधुर नहीं रहते, उसके साथ कुछ न कुछ बोलाचाली भी रहती है। यदि जो यहाँ पे बैठे राहु पे सूर्य चंद्र या गुरु और मंगल की दृष्टि हो, चारों में से किसी की भी दृष्टि हो तो तलाक के योग भी तुरंत करवा देता है। यहाँ पे बैठे राहु को एक से अधिक संबंध भी बनवाता है। एक से अधिक संबंध यानी कि आपके विवाह हो या आप अविवाहित हो तो भी एक से अधिक अनैतिक संबंधों की ओर भी इशारा करता है। अष्टम में बैठा राहु मनुष्य का शरीर पुष्ट नहीं रखता, उसको कोई ना कोई तरह की बीमारी चलती रहती है, परंतु यहाँ बैठा राहु निडर कहलाता है। यहाँ पे बैठे राहु का व्यक्तित्व जैसे हमने कृष्ण महाभारत में अभिमन्यु का देखा था, अभिमन्यु के अष्टम में राहु था, उसी तरह से निडर व्यक्तित्व प्रदान करता है। गूढ़ विद्याओं का रहस्य जो तांत्रिक होते हैं या जिसको विद्याओं में गूढ़ विद्याओं में जिसको रुचि होती है वो यहाँ पे बैठे राहु से उसकी रुचि संपन्न होती है और उसको गूढ़ विद्याओं का ज्ञाता बनाता है। भाग्य स्थान में बैठा राहु मनुष्य को धार्मिक प्रवृत्ति से दूर रखता है। यहाँ पे बैठा राहु मनुष्य को नास्तिक बनाता है क्योंकि नवम भाव जो धर्म का भाव कहा जाता है और राहु उसका अपोज ग्रह है। इस वजह से यहाँ पे बैठा राहु मनुष्य को धार्मिक प्रवृत्ति से दूर रख के अधर्म की ओर ज्यादा बढ़ावा देता है। नवम में बैठा राहु जो तीसरे पे दृष्टि करता है तो वो पराक्रमी कहलाता है, लेकिन उसके पराक्रम नेगेटिव प्रवृत्ति की ओर ज्यादा इशारा करते हैं बजाय के पॉजिटिव प्रवृत्ति की ओर। 10वें बैठा राहु राजयोग कारक कहलाता है। 10वें में बैठा राहु काफी उच्च पद आसीन भी देता है। राजकारण में हो तो वो बड़े राजनीतिज्ञ बनाता है, इंडस्ट्रीज में हो तो काफी अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट बनाता है। इस राहु के साथ यदि जो शनि का युति हो तो ये राहु और शनि का श्रापित युति यदि जो 10वें स्थान में होता है तो उसका फल पूरा का पूरा विपरीत भी कर देता है। यहाँ पे यदि जो राहु और शनि की युति होती है तो जो राजयोग कारक राहु कहलाता है वही राजयोग कारक यानी कि वहां पर किसी भी निम्न स्तर की नौकरी करने वाला भी बना देता है। यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि एक मंत्री के या ड्राइवर की जॉब करना। और राहु के साथ जिस ग्रह की जिस तरह की युति हो उस तरह का उसका परिणाम देता है। 11वें स्थान में बैठा राहु काफी लाभ दिलवाता है, आपका ग्रुप सर्कल बड़ा बनाता है। मनुष्य जीवन में जो हम कहते हैं कि मृत्यु लोक में हमारा जीवन होता है वहां पर उसकी ख्याति बहुत देता है, उसकी प्रसिद्धि चारों ओर देता है और व्यक्ति का नाम हर जगह अच्छे से लिया जाता है। 11वें में बैठा राहु जातक के लिए काफी शुभ फल प्रदान होता है, लेकिन अगेन वो 5वें स्थान संतानों पर दृष्टि करने से उसके और उसके संतानों के व्यवहार में भिन्नता देखने को मिलती है।
उसके और उसके संतानों के बीच में व्यवहार सुमधुर नहीं रहता, उसकी पढ़ाई अधूरी रह जाती है। 12वें स्थान में बैठा राहु आकस्मिक समस्याओं का कारक है। यहाँ पे बैठा राहु आपको ट्रैवल बहुत करवाता है, घुमाता बहुत है, लेकिन साथ में समस्याएं बहुत देता है। ये जो ट्रैवल बहुत करवाता है या घुमाता है, मतलब आपके शौकियाना ट्रैवल नहीं करवाता है। इसकी वजह यह है कि आपको कोई निम्न स्तर की या तो मार्केटिंग की जॉब मिल रही है, या आप किसी ड्राइवरी का काम कर रहे हो, या आप ऐसे कोई चालक का नौकरी कर रहे हो कि जिसमें आपको एक जगह स्थिरता प्रदान नहीं करता। यहाँ पे बैठा राहु कर्जेदार बना देता है, हर थोड़े थोड़े समय से आपको पैसा लेना पड़ता है। परंतु यहाँ पे बैठे राहु का एक अच्छा पॉइंट है कि ये आपको एक अच्छा विदेश योग भी देता है। यदि जो दूसरे ग्रह प्रभावशाली है, आपका लग्नेश चतुर्थेश और दशमेश प्रभावशाली है और 12वें में राहु पड़ा है, तो आपको ये विदेश से काफी अच्छा फायदा दिलाता है और विदेश संबंधित आपको कार्यों में बहुत आगे बढ़ाता है। ये हमने राहु के 12 भावों के फल के बारे में जानकारी ली। अब हम देखते हैं कि राहु का यदि जो किसी ग्रह के साथ युति हो तो उसका क्या परिणाम आता है। जी। राहु यदि जो ग्रह मंडल के राजा सूर्य के साथ बैठते हैं, तो सूर्य उसका कट्टर शत्रु माना जाता है। राहु और सूर्य जिस घर में भी जिस भाव में भी पड़े होंगे वहां पर वो ग्रहण लगा देते हैं। उस वजह से उस भाव का फल एकदम से न्यून न्यून हो जाता है, जिस वजह से उस परिस्थिति में राहु को शांत करके और सूर्य को प्रबल करना काफी जरूरी रहता है। राहु यदि जो चंद्र के साथ है तो वो पूर्ण ग्रहण कहा जाता है। राहु और चंद्र का युति सही नहीं माना जाता। राहु चंद्र का ग्रहण युति जहां पर भी होगा तो वो मनुष्य को उस घर के भाव का संपूर्ण नाश कर देता है। और उस कंडीशन में दूसरी तरफ देखने जाए तो चंद्र भी 15 दिन बली होता है और 15 दिन बली नहीं होता है, वो अस्त हो जाता है। तो जब जब 15 दिन बलि चंद्र होता है तब चंद्र को बलि करके और उस भाव का फल लिया जा सकता है, परंतु दूसरे 15 दिन जातक को उस समस्या में से निकलने के लिए मजबूर हो जाना पड़ता है। राहु और मंगल की युति भावों के अनुसार फल कथन देती है। राहु और मंगल यदि जो अच्छे भावों में, या तो मंगल स्वगृही के साथ राहु पड़ा हो तो मंगल की ताकत को बढ़ा देता है। राहु मंगल अंगारक युति भी मानी जाती है। यदि जो राहु और मंगल अशुभ भावों में पड़े हो या तो अशुभ राशि में पड़े हो, जैसे कि हम मानते हैं कि मंगल की शत्रु राशि मकर हो गई, कुंभ हो गई, वृष हो गई, तुला हो गई, ऐसी राशियों में है तो राहु मंगल का काफी अशुभ फल मिलता है। और यही भावफल यदि जो 3, 6 और 11 में है तो ऐसे व्यक्ति को हराना नामुमकिन होता है। इतना बलशाली और प्रभावशाली व्यक्ति राहु और मंगल वाला माना जाता है। राहु और बुध वाला व्यक्ति काफी चतुर और चाणक्य नीति वाला होता है। वो कब क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है वो कोई उसका अंदाजा नहीं लगा सकता। उसका जो स्ट्रेटेजी माइंड होता है, उसका जो स्ट्रेटेजिक दिमाग होता है, उसका कंपेयर करना काफी मुश्किल होता है। यदि जो यही राहु और बुध की युति किसी अशुभ स्थान में है तो उसके विपरीत परिणाम प्राप्त होते हैं। यदि जो शुभ स्थान में है तो इसका संपूर्ण और सही परिणाम प्राप्त होते हैं। राहु के शमन के लिए ये भी कहा जाता है कि बुध का जाप करना और बुध को प्रबल करना राहु को शमन करता है। राहु बुध को अपना परम मित्र मानता है, जिस वजह से बुध को सही करने से राहु अपना प्रभाव भी सही कर देता है। राहु का गुरु के साथ युति चांडाल युग माना जाता है। गुरु गुरुओं के गुरु है, जबकि राहु असुर में से एक है। जो दो कभी भी तालमेल करते नहीं है, दोनों पूर्ण ऑपोजिट प्रवृत्ति वाले ग्रह है। परंतु यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि यदि जो मीन या तो धनु राशि में गुरु के साथ राहु बैठा हो तो गुरु प्रबल हो जाता है और राहु का प्रभाव कम हो जाता है। उसके अलावा राहु और गुरु का चांडाल युति कहीं भी हो तो उस घर के लिए अशुभ करता ही माना जाता है। राहु गुरु का चांडाल युति प्रथम या सप्तम भाव में कई बार देखा गया है कि तलाक का मेन रीजन यही बनते हैं। यहाँ पर राहु और गुरु के चांडाल युति से व्यक्ति को जिद्दी स्वभाव भी दिया जाता है। जिद्दी स्वभाव होने की वजह से वो किसी की बात मानता भी नहीं है। राहु और शुक्र का युति अनैतिक संबंध, जुआ, लिकर, बियर, ऐसे जो अनैतिक काम है उसकी ओर ज्यादा इशारा करते हैं। राहु और शुक्र का युति जिस भाव में भी हो उस भाव के फल को अनैतिक बना देते हैं। ये कह सकते हैं उस भाव के फल को अनैतिक कैसे बनाते हैं, जैसे कि यदि जो युति लग्नेश में पड़ी हो तो खुद को अनैतिक बना देता है। यदि जो तृतीयेश में पड़ी हो तो उसके भाई या बहन सही चाल चलन वाले या सही लाइन के नहीं हो सकते, ये कहा जा सकता है। यदि जो वो युति 6 या 8 में पड़ी हो तो खुद का कैरेक्टर सही नहीं होता है। उस तरह से राहु और शुक्र की युति जहां पर भी होती है उस भाव के फल को अनैतिक की ओर इशारा करते हैं। राहु और शनि की युति को श्रापित योग माना जाता है।
क्योंकि शनि जैसे क्रूर प्रवृत्ति वाले ग्रह है, उसी तरह से राहु भी क्रूर प्रवृत्ति वाले ग्रह है। दोनों क्रूर ग्रह एक ही स्थान में जहां पर बैठते हैं या दृष्टि करते हैं, तो उस मनुष्य को उस ग्रह के उस घर के प्रति श्राप मिलता है, ऐसा हम कह सकते हैं। जैसे कि राहु और शनि का युति यदि जो द्वितीय स्थान में हो, तो द्वितीय स्थान यानी कि परिवार में श्रापित युति युति हुई। तो कई बार हमें देखा जाता है कि परिवार में कहीं अचानक से मृत्यु किसी की ना किसी की होती रहती है और पता भी नहीं चलता कि एक्सीडेंट क्यों हुआ या आकस्मिक संजोगों में मृत्यु क्यों हुई। उस परिवार पे किसी भी तरह का श्राप लगा हो, ये हम कह सकते हैं। राहु और शनि का युति यदि जो चतुर्थ में है, तो वो बंदा पूरी जिंदगी कितनी भी मेहनत कर ले, पर ना तो अपनी प्रॉपर्टी बना पाता है और माता को कष्ट दिए रहता है, या तो माता उसको कष्ट दिए रहती है। कुछ सिचुएशन में हम ये भी देखते हैं कि संतान अपने माता पिता के अपोज होते हैं, वो इसी युति का प्रभाव होता है। जबकि माता पिता के अपोज काफी रेयर केसेस में देखा जाता है, परंतु इस युति का जब जब प्रभाव चतुर्थ और दसम में आता है, तो माता पिता से अपोज हो जाते हैं। उसी तरह से राहु और शनि का युति यदि जो पंचम स्थान में है, तो संतान उन माता पिता के खिलाफ हो जाता है। या तो माता पिता है वो अपने संतानों को दूर रखते हैं, जैसे कि हॉस्टल में रखना, अपने से अलग रखना, विदेश में रखना। इसी तरह से राहु और शनि का युक्ति जहां पर भी मिलता है, उस घर के प्रभाव को श्रापित बना देता है। सप्तम स्थान में राहु शनि का युति आपके विवाह में विलंब करता है। साथ में ही यदि जो विवाह हो, तो एक से अधिक संबंध बनाकर उस विवाह को तुड़वा भी देता है। अच्छा। राहु और केतु का कभी युति हो ही नहीं सकता, क्योंकि राहु और केतु हमेशा अपोज ही चलते हैं। होते हैं। राहु केतु कभी भी साथ में रह नहीं सकते। इसलिए राहु और शनि तक का युति का मैंने आपको संपूर्ण फल कथन बताया। अब राहु कहाँ कहाँ प्रभाव डालता है? तो राहु हमारे जीवन में हर जगह पे प्रभाव डालता है। जैसे कि अभी के सिचुएशन हम देखने जाए, तो जो हमारे सामने नहीं है और जो हम उसको महसूस कर रहे हैं, जैसे कि हम और आप बात कर रहे हैं, आप दिल्ली में, मैं अहमदाबाद में हूँ। हम एक दूसरे को एक टीवी के जरिए, एक इंटरनेट के जरिए, एक जूम मीटिंग के जरिए देख रहे हैं। तो जी। ये एक राहु का प्रभाव है। उसी तरह से जैसे हम जो भी चीज हमारे सामने नहीं है और उसको महसूस करते हैं, उसको हम छाया बोलते हैं। वो जहां जहां पर भी छाया का प्रभाव है, वो राहु का प्रभाव है। तो राहु का प्रभाव हम हर उस चीज में देखते हैं जहां पर हमें फिजिकली उस चीज वो हमारे सामने नहीं है, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं। तो जैसे ही जिस घर में राहु का प्रभाव ज्यादा हो, उस घर को टीवी कम देखना चाहिए, इंटरनेट कम सर्फिंग करना चाहिए। इंटरनेट सर्फिंग करना चाहिए तो भी रीडिंग के लिए, ना कि ऐसे कोई भी चलचित्र के लिए, मूवी, म्यूजिक, इन सब पे राहु का प्रभाव ज्यादा आ जाता है। जबकि उसके ऊपर आप कोई बुक्स पढ़ते हैं, न्यूज पढ़ते हैं, तो वो राहु का प्रभाव नहीं गिना जाता है। दूसरा, हमारे हाथ में पहनी हुई घड़ी। जैसे ग्रहों की गति हम देखते हैं, तो 1 2 3 4 ऊपर से लेके लेफ्ट टू राइट चलती है। जबकि हम हमारी घड़ी देखते हैं, तो राइट टू लेफ्ट चलती है। उसमें 1 2 3 4 राइट से लेफ्ट चलते हैं। तो जिसका राहु प्रभावशाली हो, उसको हरदम घड़ी अपने हाथ में पहन के रखनी चाहिए। जिस वजह से राहु अपने समय का पूर्ण और संपूर्ण फल देता है और मनुष्य को प्रभावशाली बनाता है। परंतु यदि जो जिसके राहु शुभ फलदायी ना हो, उसको घड़ी पहनने की आदत कम रखनी चाहिए। उसी तरह से राहु को संतुष्ट करने के लिए, जैसे दुर्गा देवी का प्रभुत्व, दुर्गा देवी का उदय या दुर्गा देवी को तब लाया गया था कि जब राक्षसों पे किसी भी देवता का प्रहार चल नहीं रहा था। जी। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने दुर्गा नाम की शक्ति को उत्पन्न किया। उसमें से लक्ष्मी, सरस्वती और काली को 3 स्वरूप में बटोरा, और उस 3 स्वरूप को नव दुर्गा के स्वरूप में बटोरा। तो जब जब भी राहु और केतु के प्रभाव को शांत करने के लिए माता जी की उपासना, देवी शक्ति की उपासना काफी फलदायी रहती है। देवी शक्ति की उपासना के आगे राक्षस वृत्ति वाला राहु तुरंत ही शमन होता है और उसके अशुभ फलों का नाश करता है। राहु के लिए ये भी कहा जाता है कि नारियल, मतलब जो श्रीफल होता है, इसको मंदिर में फोड़ने से या तो वधेरने से या नदी में बहाने से राहु का प्रभाव नाश होता है। नारियल को यदि जो मंदिर में फोड़ते हैं, तो उसका प्रसाद या प्राणी ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्यों? कि हम उस राहु के प्रभाव को दूर करना चाहते हैं। यदि जो हम उसका प्रसाद और प्राणी फिर से हम खुद ही ग्रहण कर लेते हैं, तो वो प्रभाव जाता नहीं है। उसको या तो देवी माँ के मंदिर में वापस रख देना चाहिए, या तो गरीबों में बांट देना चाहिए।
ये कुछ छोटे से उपाय है कि जिससे राहु का शमन हो सकता है। अदरवाइज राहु को कंट्रोल करना सूर्य और चंद्र के बस की भी बात नहीं है। राहु को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ देवी शक्ति की उपासना ही सबसे अधिक फलदायी रहती है। ये मैंने आपको राहु के बारे में बताया, 12 भावों के फल, उसके दूसरे ग्रहों से युति और उसके कुछ उपाय। अब आप बताएं आर्य जी, और क्या सेवा कर सकता हूँ। धन्यवाद गुरुजी। इतनी जानकारी हमारे दर्शकों को दी है आपने कि आज ये वीडियो देखने के बाद तो हर दर्शक जरूर संतुष्ट होगा कि हाँ, एक ग्रह तो हम ऐसा कर सकते हैं जिसको हम सही करें और जिसका बोलबाला पूरे कलयुग में है। आपका हार्दिक हार्दिक बिल्कुल आभार। सही है। आपका हार्दिक हार्दिक बहुत आभार। बहुत मैं धन्यवाद आर्य दर्शकों जी। को कहना चाहूंगा कि एस्ट्रो पाठशाला इस इंफॉर्मेशन के लिए, ज्योतिष के गुण रहस्यों को जानने के लिए जरूर देखें, क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी सिखाते भी हैं, पढ़ाते भी हैं। आपका हार्दिक हार्दिक आभार गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद आर्य जी। अष्टो गुरु दीपक जैन का आप सभी को प्रणाम। किसी को भी कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी।